हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम वापस आ चुके हैं अपने पॉलिटी के क्रैश कोर्स के साथ। अभी तक हमने काफ़ी सारे पॉलिटी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप ऊपर दिए हुए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, जो आपको राइट साइड पे लिंक दिख रहा है। आपको पॉलिटी का पूरा क्रैश कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस कवर कर लिए हैं, जितने भी मेजर चैप्टर्स थे पॉलिटी के, हमने मेजरली सभी कवर कर लिए हैं। हमने अपनी लास्ट उसमें जो था सबऑर्डिनेट कोड्स को कंप्लीट कर लिया था, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि सबऑर्डिनेट कोड्स का जो है यहाँ पे क्या रोल है एक तरीके से। तो ठीक है गाइस, आज जो है हम यहाँ पे गवर्नर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि गवर्नर चैप्टर जो है ना, वो प्रेसिडेंट चैप्टर से ही मिलता जुलता है। प्रेसिडेंट की बहुत जगह पावर्स और गवर्नर की बहुत जगह पावर्स जो है आपस में सेम है। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अलग मिलेंगी, वो चीज़ जो है आप उसमें देख सकते हैं। तो अगर आपको प्रेसिडेंट का भी चैप्टर को देखना है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे फिर से क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। आप प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को भी साथ साथ में रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बेटर रिविजन होगा, कि आपका प्रेसिडेंट भी पढ़ लिया आपने और आपने साथ साथ में गवर्नर के चैप्टर को भी पढ़ लिया है यहाँ पर। तो ठीक है गाइज, अब विदाउट टाइम वेस्ट करे जो है हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, गवर्नर के बारे में जो है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, स्पेसिफिकली आर्टिकल्स 153 टू 167, विच आउटलाइंस द स्टेट एग्जीक्यूटिव। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखिए, ये है स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स। जब हमने यहाँ पे पढ़ा था, जिस टाइम पे हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, आपको अगर याद हो, वहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा मेंबर पढ़ा था। वो था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ साथ वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। यहाँ पे गवर्नर की जो पोजीशन होती है ना, यहाँ पे कोई वाइस गवर्नर की पोजीशन नहीं दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहाँ पे 5 पोजीशंस आती हैं, यहाँ पे 4 पोजीशंस आ रही हैं। तो इसलिए मैं आपको एक कंपैरिजन के साथ साथ बताती जा रही हूँ कि प्रेसिडेंट में क्या अलग था और गवर्नर में क्या अलग है। अनलाइक द सेंटर, देयर इज़ नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन द स्टेट्स। देखिए, वही बात बोली गई है। द गवर्नर सर्व्स एज बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, giving the office a dual role. While generally each state has its own governor, the 7th Constitutional Amendment Act 1956 allows the same person to serve as governor of 2 or more state. देखिए, जनरली एक ही पर्सन जो है वो एक स्टेट का गवर्नर होता है, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये बात बोली गई है कि एक ही पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। तो देखिए, पहली बात तो ये बात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोली गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। वो भी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बात आई है कि एक ही पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। तो ठीक है, अब आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखा था कि उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। अगर आपको वो इलेक्शन प्रोसीजर पूरा याद है तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा इलेक्शन प्रोसीजर को टाइप कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अब गवर्नर इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ना ही डायरेक्टली इलेक्टेड है, ना ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लाइक द प्रेसिडेंट। मतलब इलेक्शन है ही नहीं। इंस्टेड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो मतलब गवर्नर का इलेक्शन नहीं हो रहा है, गवर्नर का बस अपॉइंटमेंट हो रहा है, और अपॉइंटमेंट जो है इनका यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहे हैं। Although a nominee of the central government, the Supreme Court ruled in 1979 that the governor's office is an independent constitutional entity and not subordinate to the central government. देखिए, बहुत बार ये बात मानी जाती है कि गवर्नर जो है ना वो सेंटर के नॉमिनी है। ठीक है, वो सेंटर के नॉमिनी तो ज़रूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उनको नॉमिनेट करके भेजा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी विल के ऊपर डिसाइड करती है कि किसे गवर्नर बनाना है, बट गवर्नर की पोजीशन किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट नहीं होती कि वो उनके अंडर काम कर रहे हैं। वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। गवर्नर का ऑफिस जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो इस पेज से जो है, स्लाइड से हमने 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। दैट इज़ पहली बात कि इलेक्शन नहीं होता है गवर्नर का, अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? गवर्नर का। प्रेसिडेंट कर रहे हैं गवर्नर का अपॉइंटमेंट। और ये जो होता है सबऑर्डिनेट नहीं होती पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, गवर्नर का ऑफिस जो होता है। अब आ जाता है क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए किसी भी पर्सन को अगर गवर्नर बनना है? टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। देखिए, ये 2
क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं। ऐसी कुछ क्वालिफिकेशंस जो थी हमने प्रेसिडेंट की उसमें भी पढ़ी थी। आप जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या थी, कि अगर किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो उसके लिए उसके पास क्या क्या कंडीशंस थी। अब यहाँ पे कन्वेंशंस भी हैं, यहाँ पे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, और कुछ कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट के टाइम पे। द गवर्नर शुड बी एन आउटसाइडर टू द स्टेट टू प्रिवेंट लोकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखिए ऐसा माना जाता है कि आउटसाइड से अगर इनको लाया जाएगा गवर्नर को, कि जैसे मान लीजिए कोई अगर राजस्थान में गवर्नर को अपॉइंट करना है तो ऐसे ट्राई किया जाता है कि वो पर्सन राजस्थान का वहाँ का जो है वहाँ का उसके पास डोमिसाइल ना हो, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये एक ये कंडीशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला है, कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन को आप मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते। द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द स्टेट चीफ मिनिस्टर बिफोर अपॉइंटमेंट दो दिस कन्वेंशन इज समटाइम्स इग्नोर्ड। देखिए ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट को स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्यों कंसल्ट करना चाहिए? ताकि इनके बीच में कोई क्लैशेस ना आए, बाद में जो चीफ मिनिस्टर बने और जो यहाँ के जो गवर्नर हो ये लोग स्मूथली फंक्शन कर पाएँ। बट कभी कभी जो है प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करते कि वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर से जो है कंसल्ट नहीं करते। अब आ जाता है कुछ कंडीशंस दी गई हैं गवर्नर की ऑफिस की। द गवर्नर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इफ अ सिटिंग मेंबर इज अपॉइंटेड दे मस्ट वेकेट देयर सीट। देखिए गवर्नर ना ही स्टेट ना ही पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में। और अगर कोई पर्सन है कि वो कहीं का मेंबर है तो उसे गवर्नर के ऑफिस में एंटर करने से पहले अपनी सीट को वेकेट करना पड़ेगा। द गवर्नर कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये हमने प्रेसिडेंट के में भी पढ़ा था। ही इज़ एंटाइटल टू एन ऑफिशियल रेसिडेंस दैट इज़ राजभवन विदाउट रेंट। इनसे रेंट नहीं लिया जाता जब तक ये गवर्नर है, ये राजभवन में यहाँ पे विदाउट एनी रेंट रह सकते हैं। ही रिसीव्स एमोलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। इनके जो एमोलमेंट सब होते हैं वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। देखिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, कि हर एक स्टेट लेजिस्लेचर को कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं है कि वो यहाँ पे गवर्नर के एमोलमेंट्स या अलाउंसेस को डिसाइड करें। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि गवर्नर को कितना सैलरी मिलेगा, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे। इंडिपेंडेंट स्टेट्स को ये पावर नहीं दी गई है किसी भी हाल में कि राजस्थान अपना अलग डिसाइड कर रहा है, उत्तराखंड अपना अलग डिसाइड कर रहा है, उत्तर प्रदेश अपना अलग डिसाइड कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। If serving as governor for multiple states, salaries and allowances are shared among them as determined by the president। देखिए अगर एक ही पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन हरियाणा का भी गवर्नर है और वो साथ साथ में पंजाब का भी गवर्नर है, तो उस केस में जो उसकी सैलरी और अलाउंसेस होंगे वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर रहा। अब इस केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो है क्या होनी चाहिए। तो देखिए आप इन सब बातों के ऊपर जो है डिफरेंस रखिए कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं, कहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड कर रहे हैं। एमोलमेंट एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द गवर्नर्स टर्म। एक बार गवर्नर जो है वो बन गए, कोई भी पर्सन गवर्नर बन जाता है तो उसके बाद जो है उनकी सैलरी और अलाउंसेस को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये इसलिए होती है कंडीशन ताकि किसी को भी अंडर प्रेशर लाके उससे काम ना कराया जा सके। वो पर्सन जो काम करना चाहता है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। अब आ जाती गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि वो प्रेसिडेंट को भी दिए जाते हैं उसी तरीके से गवर्नर को भी दिए जाते हैं। पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटीज़ फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। देखिए जो भी ऑफिशियल एक्ट ये लेते हैं उसके लिए ना इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, ना ही इनके ऊपर सिविल चार्जेस लग सकते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज लग ही नहीं सकता है। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द टर्म इंक्लूडिंग फॉर पर्सनल एक्ट्स। देखिए और जो पर्सनल एक्ट्स होते हैं ना, पर्सनल एक्ट्स में जो है इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ऑल्दो सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है पर्सनल एक्ट्स के लिए, उसके लिए इनको जो है 2 मंथ का एडवांस नोटिस दिया जाता है गवर्नर को। तो देखिए इससे जो है हमें एक बात पता चल रही है कि जो ऑफिशियल एक्ट्स हैं उनके लिए तो गवर्नर के ऊपर ना ही सिविल प्रोसीडिंग हो सकती ना ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती, बट पर्सनल एक्ट्स के लिए सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है 2 मंथ्स का एडवांस नोटिस देकर, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, और ये सिविल प्रोसीडिंग्स की यहाँ पे बात की गई है जो पर्सनल एक्ट्स में होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं टर्म एंड रिमूवल। द गवर्नर सर्व्स अ 5-year टर्म बट होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए ऑल्दो ऑफिशियली 5 साल का टर्म बताया जाता है, बट गवर्नर को कभी भी हटा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर जो एक तरीके से काम कर रहे हैं। ही में रिज़ाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। देखिए इनका रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को या फिर चीफ मिनिस्टर को नहीं जा रहा है, क्योंकि इनको अपॉइंट यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो गवर्नर
गवर्नर का यहाँ पे रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही जा रहा है। तो ठीक है, इसी के साथ आप एक चीज़ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन किसे जाता है। ये मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताया था, इससे आपका रिविजन भी होता रहेगा साथ साथ में। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द प्रेसिडेंट प्लेजर इज नॉट जस्टिशिएबल, मीनिंग दैट गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। The Constitution does not specify grounds for removal, allowing the President to remove Governor at any time. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं बताए हैं कि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नर को हटाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नर का कभी भी रिमूवल जो होता है वो हो सकता है। प्रेसिडेंट जब चाहे वो गवर्नर को हटा सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ गवर्नर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब चाहे गवर्नर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनके टर्म के बीच में भी उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कि कोई पर्सन है, आप मान लीजिए कि वो अभी एक स्टेट उत्तर प्रदेश का गवर्नर है, अगर चाहे तो 2 साल कंप्लीट होकर उसको जो है बिना 5 साल कंप्लीट हुए उसे बिहार का गवर्नर बनाया जा सकता है, उसे ट्रांसफ़र कर दिया। अ गवर्नर कैन बी रीअपॉइंटेड इन द सेम और डिफरेंट स्टेट। हो सकता है जब उनका 5 साल का टर्म पूरा हो जाए कि उन्हें सेम स्टेट में फिर से गवर्नर बना दिया जाए 5 साल में, या उन्हें दूसरी स्टेट में गवर्नर बना दिया जाए, या फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि उन्हें गवर्नर बनाया ही ना जाए। अब ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। अ गवर्नर में कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द 5-year टर्म अंटिल ए सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज टू प्रिवेंट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम। देखिए हमने प्रेसिडेंट के में भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट भी तब तक यहाँ पे ऑफिस में रहते हैं जब तक उनका कोई सक्सेसर नहीं आ जाता। अगर इनका 5 साल का टर्म भी कंप्लीट हो गया, बट अगर अभी कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं हुआ है, तो तब तक गवर्नर को जो है ऑफिस में रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से गवर्नर का भी है कि अगर 5 साल का टर्म भी पूरा हो गया, बट अगर अभी दूसरे गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो फर्स्ट गवर्नर अभी जो है वो रिज़ाइन नहीं कर सकते। इन केस ऑफ वैकेंसी है, किसी भी वजह से वैकेंसी हो सकती है, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट एज एक्टिंग गवर्नर। जो उस स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे और वहाँ के हाई कोर्ट के, उनको एक्टिंग गवर्नर बनाया जा सकता है वैकेंसी के टाइम पे। फिर आ जाता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर आ जाता है। अब हम यहाँ पे इनकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सभी तरीके की पावर्स पढ़ेंगे। देखिए गवर्नर ऑल्सो होल्ड्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स सिमिलर टू प्रेसिडेंट, बट लैक्स डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स। देखिए जो डिप्लोमेटिक पावर्स थी, जो मिलिट्री पावर्स थी, जो इमरजेंसी पावर्स थी, वो सब बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई हैं, वो पावर्स जो है गवर्नर को नहीं दी गई है। ये डिफरेंस आ जाता है प्रेसिडेंट के बीच में और गवर्नर के बीच में। यूपीएससी एग्जामिनर जो है यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकता है कि गवर्नर हैज़ इमरजेंसी पावर्स और नॉट। गवर्नर के पास कोई इमरजेंसी पावर्स नहीं होती, जबकि प्रेसिडेंट के पास जो होती है इमरजेंसी पावर्स होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स को पढ़ेंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर टेकन इन द गवर्नर्स नेम। देखिए ऑफिशियली एक्शन जो है गवर्नर के नेम में लिए जाते हैं स्टेट में, कि सिग्नेचर उनका होता है। द गवर्नर कैन मेक रूल्स फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस। अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। देखिए गवर्नर ये जो चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर्स को भी, हु होल्ड ऑफिस एट हिज प्लेजर, जिनको जो है गवर्नर कभी भी हटा सकते हैं। और प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पे भी सिमिलर है कि गवर्नर जो है अपनी खुद की विल पे नहीं हटाते हैं। गवर्नर तब हटाते हैं जब उन्हें चीफ मिनिस्टर की जो है यहाँ पे एडवाइस मिलती है। गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है और स्टेट के जो एडवोकेट जनरल है, ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए ऑल्दो यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को तो गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, बट दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। रिमूवल गवर्नर के हाथ में नहीं है, रिमूवल प्रेसिडेंट के हाथ में है। यहाँ पे अपॉइंट गवर्नर कर रहे हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन और मेंबर्स को। गवर्नर कैन सीक इन्फॉर्मेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, कि क्या चल रहा है स्टेट में, क्या लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आप लाने वाले हैं, वो इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट मैटर्स फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिडरेशन। देखिए चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया, बट उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सजेशन नहीं लिया है, तो वो चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप जाइए और जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सजेशन लीजिए इस बात के ऊपर। ही रिकमेंड्स द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। देखिए जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है ना, तो उस टाइम पे गवर्नर भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इस स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इस स्टेट में जो है प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। वो सेंटर को एक तरीके से एडवाइस दे सकते हैं। ही एक्ट्स एज चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड अपॉइंट्स वाइस चांसलर। देखिए किसी भी स्टेट में कोई भी यूनिवर्सिटी होती है तो उसके चांसलर हमेशा गवर्नर होते हैं, और उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो है गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं।
जैसे अब आ जाता है दूसरा लेजिस्लेटिव पावर्स। जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ी थी ना, उसी सिमिलर तरीके से जो है ना गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स है। बट यहाँ पे डिफरेंस बस इतना होगा कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर में जहाँ पे पार्लियामेंट वर्ड यूज़ किया जा रहा था ना, वहाँ पे वही चीज़ जो है स्टेट लेजिस्लेचर से जो है रिप्लेस हो जाएगी। देखिए, he summons, prorogues and dissolves the state legislature, addresses the legislature at the commencement, सेंड्स मैसेज टू द लेजिस्लेचर रिगार्डिंग बिल। देखिए सारी वही की वही है जो हमने प्रेसिडेंट की उसमें पढ़ी थी कि ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, रिपोर्ट्स डालनी होती हैं, इन्हें डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हैं, सब कुछ हमने प्रेसिडेंट की उसमें पढ़ा था। आप जो है इसमें जाके प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज करिए, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को। तो इससे क्या होगा, आपको बस एक ही पर्सन की लेजिस्लेटिव पावर्स को याद रखना होगा। तो फिर जो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी वही गवर्नर की होंगी। देखिए बस यहाँ पे एक डिफरेंट पॉइंट ये आ जाता है, ही नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और प्रेसिडेंट क्या करते थे, प्रेसिडेंट जो थे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। बस एक ये डिफरेंस है कि गवर्नर जो है वो 1/6 मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उस स्टेट में वो यहाँ पे 1/6 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करते हैं। बाकी सारी की सारी पावर्स जो है सेम है। बस ये एक कंडीशन है जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जो मैंने आपको बता दी है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या है गवर्नर की। ही इंश्योर्स दैट द स्टेट बजट दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड बिफोर द लेजिस्लेचर। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। ये चीज़ भी हमें पता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम पे। नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड विदाउट हिज रिकमेंडेशन। डिमांड फॉर ग्रांट्स हमें पता है क्या होता है, हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में से डिटेल में पढ़ा था कि जब बजट पास किया जाता है तो उस टाइम पे डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर जो है वोटिंग की जाती है। उससे ये चीज़ पता चलती है कि किस चीज़ को जो है किस चीज़ के लिए बजट सैंक्शन किया जा रहा है और किस चीज़ के लिए बजट सैंक्शन नहीं किया जा रहा। और अगर डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर वोटिंग नहीं हो पाती, किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो एक्टिंग गवर्नमेंट होती है, वो गिर सकती है। फिर गवर्नमेंट को आके अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ता है हाउस में। Can make advances from contingency fund for unforeseen expenses. He can make advances from contingency fund. कंटिजेंसी फंड हमें पता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाया जाता है, तो यहाँ पे इस फंड से जो है एडवांसेस ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर टू रिव्यू लोकल बॉडीज़ फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, इसको अपॉइंट करने का काम यहाँ पे गवर्नर का होता है। अब आ जाते हैं गवर्नर की जुडिशियल पावर। गवर्नर की जुडिशियल पावर्स में क्या आएगा, ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड रिमिशन फॉर ऑफेंसेस अंडर स्टेट लॉज। देखिए यूनियन लॉज नहीं है, स्टेट लॉज के अंडर जो है यहाँ पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट जहाँ पे पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट सब करते हैं वो यूनियन लॉ के अंडर करते हैं, और गवर्नर स्टेट लॉ के अंडर करते हैं। बाकी सब चीज़ें सेम है, यहाँ पे बस यूनियन वर्ड को स्टेट वर्ड से चेंज कर दिया गया है। ही इज़ कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए हमने हाई कोर्ट का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जब जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है तो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ स्टेट को जो है कंसल्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट को कंसल्ट करते हैं यहाँ पे। ही अपॉइंट्स पोस्ट, प्रमोट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ये चीज़ भी हमने देख ली थी। यहाँ पे जो है जब डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बात आती है उस टाइम पे हाई कोर्ट जो है यहाँ पे गवर्नर से कंसल्ट करता है। अपॉइंट्स पर्सन टू द स्टेट जुडिशियल सर्विस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे गवर्नर जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस को तो अपॉइंट करता है, ये दूसरे जजेस को भी अपॉइंट करता है जो डिस्ट्रिक्ट जजेस नहीं होते, जो उससे नीचे के जजेस होते हैं। और यहाँ पे हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन लेता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिकमेंडेशन लेता है। इन दो लोगों का रिकमेंडेशन लेके वो डिस्ट्रिक्ट जजेस से नीचे वाले जजेस को भी अपॉइंट करता है यहाँ पे। अब गवर्नर की जो है बिल्स के ऊपर कुछ कुछ राइट्स होती है। देखिए सबसे पहले आ जाता है, कोई भी बिल अगर गवर्नर के पास आता है, वही सबसे पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया या उसे रिजेक्ट कर दिया या रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया, जैसे प्रेसिडेंट भेजते हैं। और फिर से यहाँ पे यही आ जाता है कि अगर वो पास होकर आ जाता है हाउस से विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो अब गवर्नर को जो है उस बिल को पास करना ही पड़ेगा, उसे एसेंट देना ही पड़ेगा। तो मतलब इनके पास बस सस्पेंसिव वीटो है। सस्पेंसिव वीटो हमने डिटेल में पढ़ लिया था प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बिल को जो है ये रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं और अगर वो बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होके वापस आ जाए तो इस बिल को जो है उनको अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
अब आ जाते हैं रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। यहाँ पे गवर्नर के पास एक फोर्थ एडिशनल पावर होती है कि वो उस बिल को जो है रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। द गवर्नमेंट में सेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट इन विच केस द गवर्नर हैज़ नो फर्दर रोल। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू हिम अगेन आफ्टर रिकंसिडरेशन एंड गवर्नर्स एसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नर अगर कुछ कुछ बिल्स को इंपॉर्टेंट समझते हैं कि यहाँ पे ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, तो वो उस बिल को जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे भेज सकते हैं। और अब अगर प्रेसिडेंट ने बिल को रिकंसिडरेशन के लिए हाउस में स्टेट लेजिस्लेचर में वापस भेजा, तो अब वो बिल रिकंसिडर होकर भी प्रेसिडेंट के पास ही वापस आएगा, वो गवर्नर के पास वापस नहीं आता। तो मतलब एक बार अगर गवर्नर ने किसी बिल को प्रेसिडेंट के हाथ में सौंप दिया, तो वो बिल के ऊपर फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट ही लेते हैं हर केस में, गवर्नर का कोई से नहीं बचता उस बिल के अंडर। अब आ जाता है गवर्नर की जो जनरल पावर्स होती हैं। गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन। ये इनकी सारी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ रही है, जो हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखा था कि ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। ये चीज़ हमें पता ही है कि ऑर्डिनेंस लाने की फर्स्ट कंडीशन ही ये होती है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं होना चाहिए। must be satisfied that immediate action is necessary. Ordinance making power is co-extensive with the state legislative power. देखिए जैसे जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है, उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे गवर्नर लॉ बना सकते हैं उस स्टेट में। और कोई उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो गवर्नर जो है यहाँ पे यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ नहीं बना सकते, रेसिड्यूरी लिस्ट के ऊपर लॉ नहीं बना सकते ऑर्डिनेंस के थ्रू। बस जो स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उन लिस्ट के ऊपर जो है गवर्नर यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। As ordinance has the same effect as law passed by the state legislature, वही सेम इफेक्ट होता है। एंड ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सीजेस टू बी इफेक्टिव 6 weeks आफ्टर री असेंबली अनलेस अप्रूव्ड अर्लियर और रिजेक्टेड। देखिए एक बार अगर स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है वापस की, जब वो सेशन में नहीं था वो सेशन में आ चुका है, तो 6 weeks के अंडर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता तो वो ऑर्डिनेंस जो होता है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। गवर्नर किसी भी टाइम पे जो है ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी, इट इज़ इशूड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी जो है इट इज़ सेम एज प्रेसिडेंट के लिए जो था कि इनके लिए भी जो है ऑर्डिनेंस ही अपनी मर्जी से नहीं लेकर आते। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, जब वो इन्हें एडवाइस करते हैं ना कि आप यहाँ पे ऑर्डिनेंस लेकर आइए, तभी गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। It requires the president's instruction in the following cases. If the bill would be needed the president's prior sanction before being introduced. देखिए कुछ बिल्स होते हैं जहाँ पे ऑर्डिनेंस लाने के लिए गवर्नर को भी प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़े। वो ऐसे कौन से बिल होते हैं? कुछ कुछ स्टेट में जनरली ऐसे बिल्स होते हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को भी बिल प्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन लेनी पड़े। जैसे कि अगर इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना है, तो गवर्नर को जो है यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है जनरल केसेस में। तो सेम तरीके से जो है यहाँ पे ऑर्डिनेंस के टाइम पे गवर्नर को भी यहाँ पे प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ़ द गवर्नर वुड हैव टू रिजर्व सच अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स रिकंसिडरेशन, अगर गवर्नर को उनकी कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है तो उन्हें ऑर्डिनेंस लाने से पहले प्रेसिडेंट को जो है ये बिल भेजना पड़ेगा। इफ़ अ सिमिलर लॉ बाय स्टेट लेजिस्लेचर वुड रिक्वायर्स प्रेसिडेंट एसेंट टू बी वैलिड। अब देखिए यहाँ पे जो है ना जितनी भी मेजर पावर्स थी गवर्नर की, ये सब हमने देख ली हैं। अब गवर्नर का जो है यहाँ पे जो हमने पार्डन रिप्राइव रिस्पाइट का देखा था, गवर्नर जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं स्टेट लॉज के अगेंस्ट। डेथ सेंटेंस को जो है गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते, जबकि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते थे डेथ सेंटेंसेस को। ही कैन ओनली सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट इट। गवर्नर इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते डेथ सेंटेंसेस के केस में। और कोर्ट मार्शल केसेस में जो होती है गवर्नर की कोई पावर नहीं होती, जबकि प्रेसिडेंट की पावर होती है कोर्ट मार्शल के केसेस में। तो ठीक है गाइस, देखिए जो मेजर पावर्स थी ना वो हमने सब यहाँ पे गवर्नर की स्टडी कर ली है। जो गवर्नर की अब कुछ लिमिटेड पावर्स बचती हैं, जैसे कि उनकी ऑर्डिनरी बिल को लेके उनकी क्या क्या पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मनी बिल को लेके उनकी क्या पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी चीज़ों को जो है हम कल की वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए अभी हम इसी पर रुक जाते हैं। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो है अब हम कल गवर्नर की बाकी बची हुई पावर्स को स्टडी करेंगे।